हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 8 को पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में चैप्टर 7 को बताया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, अगर आप चीज़ें शुरू से देखते चलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था नए प्रश्न नए विचार। इसके बारे में मैंने बताया था, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, जैन धर्म संघ और इसी के साथ विहार के बारे में बताया था मैंने। और सबसे ज़रूरी मैंने बताया था जो उस चैप्टर में आपका था, आश्रम व्यवस्था। इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं 7वें चैप्टर में आप सभी को बता चुकी हूँ। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको चीज़ें शुरू से समझ आती चलें। तो देखिए, आज के इस चैप्टर में हम 8वें चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो आज के इस वीडियो में हम 8वें चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेगी मैं उसको बता दूंगी कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखते चलेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल होता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं या फिर स्टेट पीसीएस या अन्य टीचर का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें सीधे तौर पर क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं। देखिए, बस थोड़ा सा लेवल का अंतर होता है। अगर आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम देते हैं, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं या यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो इनमें लेवल का थोड़ा सा अंतर रहता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपीएससी में फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टेट पीसीएस में जो है आजकल तो वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका लेवल जो है वो थोड़ा सा कम होता है। बाकी आप टीचर या कोई अन्य एक दिवसीय एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जो है सीधे सीधे क्वेश्चन आपके यहीं से पूछ लिए जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी काफ़ी ज़रूरी होता है और इससे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखिए, उम्मीद है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे वो लिख लीजिए, जिससे कि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहें। तो देखिए, हम आज जानेंगे अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। आप सभी ने, उम्मीद है कि अशोक का नाम कई बार सुना होगा और इसके पहले आपने बहुत बार सुना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। जो भी चीज़ें इसमें आएगी, इस चैप्टर में हम उनको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको चीज़ें अच्छे से मैं समझा पाऊँ। एक बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, ये पहली हेडिंग आप देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, ठीक है, और एक साम्राज्य। देखिए, जब राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तो साम्राज्य का रूप ले लेता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। अब आपसे देखिए, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि मौर्य वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो मौर्य वंश की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिस पे अशोक ने भी उन्होंने भी शासन किया है। और यहीं से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो इनको आपको याद रखना है। चाणक्य कौटिल्य नामक एक व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। आप सभी ने चाणक्य का नाम भी सुना होगा, ये हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, तो इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो आप नाम याद रखेंगे, चाणक्य या इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। इन दोनों नामों से इनको जाना जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर चाणक्य बोला जाए या कौटिल्य बोला जाए तो दोनों एक ही बात हुई। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र किताब में मिलते हैं। अब आपसे देखिए, यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो चाणक्य या कौटिल्य हैं अर्थशास्त्र के लेखक, और इनके किताब से हमें कई विचार इनके जानने को मिलते हैं। अशोक के साम्राज्य में पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला प्रमुख नगर थे। तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र, ये तीन जो नगर थे वे अशोक के साम्राज्य में सबसे इम्पोर्टेंट नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। देखिए, जो तक्षशिला था वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का जो है वो मार्ग था। उज्जैन भारत से दक्षिण के रास्ते में पड़ता था, और जो उज्जैन है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के रास्ते में पड़ता था। यानी कि ऊपर से जब आप यहाँ पर उत्तर से जब यहाँ पर आप दक्षिण आते हैं तो यहाँ पर उज्जैन जो है आपके बीच में पड़ता है, यानी इसमें रास्ते में पड़ता है।
राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। अब हम यहाँ पर जानेंगे जो राज्य है, ठीक है, वो साम्राज्य से कैसे अलग है। साम्राज्यों राज्यों से बड़े होते थे। मैंने आपको ऊपर बताया कि जब राज्य काफ़ी बड़े हो जाते थे तो वो साम्राज्य का रूप धारण कर लेते थे। तो जो साम्राज्य थे वो राज्यों से काफ़ी बड़े होते थे। उनकी रक्षा के लिए बड़ी बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। देखिए, जब जो राज्य है वो साम्राज्य का रूप ले लेता है तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो सारी चीज़ें एक इंसान नहीं देख पाता है, तो उसके लिए अनेक मतलब बहुत बड़ी सेनाएं रखने की ज़रूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजा से अधिक संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसलिए देखिए, जो सम्राट है उनको राजा से, राजा कहाँ का राजा होता था, राजा राज्य का राजा होता था, और जो सम्राट है वो साम्राज्य का राजा होता था। तो सम्राट को राजा से अधिक संसाधनों की ज़रूरत होती थी, क्योंकि साम्राज्य के लिए उन्हें बड़ी सेना रखनी पड़ती थी, और भी सारी चीज़ों के लिए उनको काफ़ी संसाधन की ज़रूरत पड़ती थी। साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। देखिए, जो मौर्य साम्राज्य था वो काफ़ी बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से जो है अलग अलग तरीक़ों से शासन किया जाता था। संदेहवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। देखिए, ये संदेहवाहक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देंगे हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी से, तो पूरी संभावना रहती है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन नेट के पेपर में ये पूछा है। देखिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी काफ़ी ज़रूरी है और इसको आपको ध्यान रखकर समझने की ज़रूरत है। एक जगह से दूसरे जगह घूमा करते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के क्रियाकलाप पर, यानी वो जो भी काम करते थे उन पर नज़र रखते थे। तो कौन नज़र रखते थे? संदेहवाहक। इसको आप याद रखेंगे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत होते थे। देखिए, मौर्य साम्राज्य काफ़ी बड़ा था और उसके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था, और उसके भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या कहें तो प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। देखिए, जो तक्षशिला, उज्जैन, ये मौर्य साम्राज्य के काफ़ी महत्वपूर्ण नगर थे, तो इन पर प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। अक्सर जो राजकुमार होते थे उनको उस प्रांत का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था, यानी शासन करने के लिए भेज दिया जाता था। उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है कि उत्तर पश्चिम जो है वो कंबल के लिए प्रसिद्ध था, और साउथ यानी दक्षिणी भारत सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। देखिए, अगर आपसे साउथ पूछा जाए या दक्षिणी भारत पूछा जाए तो बात एक ही हुई। आपको थोड़े भी आपके मन में संदेह किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, और जो भी चीज़ें आपको अपने हिसाब से ज़रूर आवश्यक लगे तो आप उसको नोट कर सकते हैं, और बिल्कुल नोट करते चलिए, जिससे कि आप बाद में उसका रिवीजन भी कर सकें। देखिए, अब हम पढ़ेंगे वंश के बारे में, ठीक है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें वंश कहा जाता है। जब एक ही प्रकार के, देखिए, जैसे कि आप राजा बने, आपका बेटा राजा बना, उसका बेटा बेटा का राजा बना, ऐसे करके जब चीज़ें चलती हैं तो उन्हें हम वंश कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कांग्रेस पार्टी को ले सकते हैं। हालांकि ये मैंने आपको समझाने के लिए मजाक रूप में लिखा है, तो आप इसको अन्यथा न लें। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। देखिए, मौर्य वंश में महत्वपूर्ण मुख्य रूप से 3 हमें प्रमुख राजा देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार और तीसरा अशोक, ठीक है। देखिए, एक चीज़ रहती है, बिंदुसार और बिंबिसार में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि बिंदुसार किस वंश का था और बिंबिसार किस वंश के थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिंदुसार जो थे वो मौर्य वंश के थे, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। नहीं, सॉरी, बिंदुसार ने नहीं की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश से संबंधित थे, और बिंबिसार जो है वो हर्यंक डायनेस्टी यानी हर्यंक वंश से संबंधित थे। तो इन चीज़ों को जो है आपको बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है। बिंदुसार मौर्य वंश से और बिंबिसार हर्यंक वंश से संबंधित थे। आगे देखिए, नजराना। नजराना किसे कहते हैं?
अनियमित रूप से जब जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था, यानी जब भी संभव हो कर इकट्ठा किया जाता था तो उसे नजराना कहते थे। जब अनियमित रूप से यानी जब चाहे तब, और देखिए इसमें ये होता था कि जो भी लोग थे वे अपने स्वेच्छा से कर देते थे, तभी उसे नजराना कहा जाता था। तो नियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाने वाला कर नजराना कहा जाता था। ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो प्रायः स्वेच्छा से देते थे, यानी ये कर उन्हीं लोगों से लिया जाता था जो अपने मन से देते थे, किसी भी प्रकार का उन पे कोई दबाव नहीं दिया जाता था कि आप कर दीजिए ही, ठीक है। राजधानी में सम्राट, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। सेल्यूकस निकेटर यूनानी राजा था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। देखिए ये दोनों चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार भी लगा सकते हैं क्योंकि ये कई बार एक दिवसीय एग्ज़ाम या आयोग के एग्ज़ाम में जो है वो देखने को मिले हैं। तो सेल्यूकस निकेटर का आपसे पूछ देगा कि राजदूत कौन था, इसमें 4 ऑप्शन दे देगा। तो इसका जो सही आंसर है वो मेगास्थनीज है, यानी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज है। और सेल्यूकस निकेटर जो था वो यूनानी राजा था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो अगर आपसे प्रश्न बने कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजा आया था, तो सेल्यूकस निकेटर यूनान का जो राजा था वो यहाँ पर आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। आगे हम देखते हैं इंडिका मेगास्थनीज, और ये जो है यूनानी भाषा में। देखिए मेगास्थनीज जो इंडिका के लेखक हैं, जो कौन थे, मैंने आपको भी ऊपर बताया कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में ये चीज़ आपसे पूछी गई है, इसलिए मैंने लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अति आवश्यक ये प्रश्न है जो आपसे कई एग्ज़ामों में पहले पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले तो यही प्रश्न बनता है कि इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक जो है वो मेगास्थनीज हैं, जिन्होंने यूनानी भाषा में इंडिका को लिखा है। और इंडिका से हमें क्या पता चलता है? तो यहाँ से देखिए मौर्य भारत के समाज, नगरों और भूगोल आदि के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? इंडिका से मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि जो मेगास्थनीज था वो मौर्य वंश के ही, यानी कि मौर्य वंश के समय ही भारत यहाँ पर आया था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है वो विशेष रूप से सेल्यूकस निकेटर जो राजा था उसका राजदूत था। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल याद रखनी है। अशोक एक अनोखा सम्राट, देखिए आपने पहले भी बहुत बार अशोक का नाम सुना होगा क्योंकि अशोक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट राजा हुए। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अशोक जो है वो मौर्य वंश का, क्यों तो आपने देखा कि मौर्य वंश में 3 बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो अशोक सबसे ज़्यादा जो है वो मौर्य वंश के सब शक्तिशाली शासक थे। जन्म देख लीजिए, इनका 305 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 232 ईसा पूर्व में हो गई थी। तो इसको भी आपको याद रखना है, कहीं कहीं इनका जो जन्म है मृत्यु है, यहीं से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, खास करके जब आप एक दिवसीय एग्ज़ाम देंगे या फिर टीचर का एग्ज़ाम देंगे, वहीं से आपके प्रश्न बन जाएंगे। और देखिए अशोक पहले शासक थे जिसने अभिलेख का प्रयोग किया। देखिए अशोक भारत के वे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख का प्रयोग किया, और अभिलेखों का इन्होंने प्रयोग क्यों किया? अपने संदेशों को, अपना जो मैसेज देना चाहते हैं उनको पहुंचाने के लिए उन्होंने अभिलेख का प्रयोग किया। देखिए अभिलेख का मतलब होता है जो लिख दिया जाता है, तो उसको अभिलेख कहा जाता है। तो इसलिए उन्होंने भारत में पहली बार, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख का प्रयोग किया। अशोक की अभिलेख की भाषा 4 थी। देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कई बार जो है वो नेट के एग्ज़ाम में आपसे ये सारी चीज़ों से अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनते हुए दिखाई दिए हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अशोक का अभिलेख। तो देखिए ग्रीक है, अरमाइक है, ब्राह्मी है और खरोष्टी है। हालांकि आपके बुक में केवल ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि दिया है, लेकिन ग्रीक और अरमाइक और ब्राह्मी, खरोष्टी, ये 4 जो भाषाएं थी ये अशोक के अभिलेख की भाषाएं थी, और उनके ज़्यादा अभिलेख जो है हमको ब्राह्मी लिपि में जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल याद रख के चलना है। अब आगे हम देखते हैं अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग उड़ीसा का एक प्राचीन नगर है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए ये युद्ध लड़ा था। तो कलिंग कहाँ है? ये उड़ीसा में है, और अशोक ने जो है वो कलिंग को जीतने के लिए ही कलिंग का युद्ध किया था। और कलिंग का जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं।
अशोक का धम्म क्या था? देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है कि जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अशोक किस धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म या बौद्ध धर्म? तो अशोक बिल्कुल बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आपको यही जो प्रश्न है, यही जो उत्तर है वो चुनना है। अशोक बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रेरित हुए थे। अशोक जो है वो बुद्ध, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको जो पिछला 7वां चैप्टर था उसमें मैंने थोड़ा बहुत बुद्ध के बारे में जो भी आपके चैप्टर में था मैंने बताया था। तो इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की यात्रा की थी। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके नेट के एग्ज़ाम में, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में हिस्ट्री के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि धम्म महामात्र अधिकारियों की नियुक्ति जो है वो किसके शासनकाल में की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में की गई थी। और इनसे देखिए अन्य तरीके के और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आपको धम्म महामात्र जो है वो याद रखना है। हालांकि इसमें और भी सारी चीज़ें आपसे नेट के एग्ज़ाम में थोड़ा डीपली पूछी जाती है, तो इन सबको आपको याद रखकर बिल्कुल चलना है। धम्म महामात्र जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। जो धम्म महामात्र थे वे अशोक के काल में नियुक्त किए गए थे और इनका काम यही था कि वो जगह जगह पर जाके, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा देते थे। अशोक ने अपने संदेशों को कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया था। जो अशोक थे उन्होंने अपने संदेशों को, यानी जो आप वो लोगों को मैसेज देना चाहते थे, उनको कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए थे, जिससे कि अगर वे नहीं रहें तो बाद में लोग उनको पढ़कर जान सके। देखिए आज वे नहीं है, लेकिन उन्होंने जो भी लिखवाया है उनसे हमको उनके बारे में जानकारी मिलती है कि उन्होंने जब उनका शासन चल रहा था तो उन्होंने क्या क्या किया और किस किस पद की नियुक्ति की। ठीक है। धम्म का अर्थ क्या होता है? तो धम्म का अर्थ होता है धारण करना, इसलिए बौद्ध धर्म का जो है वो केंद्रीय विषय था धारण करना। तो इसको भी आप समझते चलेंगे। अब देख लेते हैं अशोक के अभिलेख। हालांकि ये आपके बुक में नहीं है, फिर भी मैंने ये लिखा है आपके समझने के लिए कि अगर यहाँ से अगर आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ तो आपके प्रश्न छूटे नहीं। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखा है, क्योंकि आपके बुक में तो ये था ही नहीं। मैंने लिखा है क्योंकि अगर जब हमें आगे अशोक के बारे में देखने को जब मिलेगा तो और भी हम विस्तार से और बिल्कुल एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे, जिससे कि अगर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएं तो छूट ना पाएँ। तो देख लीजिए अशोक ने जो है वो 3 प्रकार के अपने संदेश या मैसेज, आप जो भी कहें, उनको 3 माध्यमों से उन्होंने लिखवाया था। तो पहला है, हमें देखने को मिलता है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, तीसरा है गुहालेख। यानी उन्होंने अपने संदेश को 3 माध्यमों के माध्यम से जो है 3 तरीकों के माध्यम से लिखवाया था, जिसमें पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, तीसरा है गुहालेख। अब देखिए सबसे ज़रूरी ये है शिलालेख किसे कहते हैं। बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे, बच्चे होंगे जो नहीं जानते होंगे कि शिलालेख किसे कहते हैं। देखिए शिला का मतलब होता है पत्थर, यानी पत्थर पर लिखा या खोदा हुआ होता है। यानी चौकोर में देख सकते हैं आप, जब चौकोर में, यानी आप सैंपट देख लीजिए, चौकोर तरीके में जो भी चीज़ें लिखी हुई हमें दिखती हैं तो उन्हें हम मुख्य रूप से शिलालेख कहते हैं। तो पत्थर पर जो है ये शिलालेख पत्थर पर लिखा या खुदवाया जाता था। ठीक है। दूसरा है, ये भी काफ़ी ज़रूरी है, स्तंभ लेख। ये खुले स्थान पर, यानी कि जो खुला पत्थर होता था स्तंभ लेख, वहाँ लिखवाया जाता था। और तीसरा है गुहालेख। जो भी अंदर की दीवारें होती थी उन पे गुहालेख अशोक के देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं हम। जो शिला लेख है उनको 2 भागों में बांटा गया है, दीर्घ यानी बड़ा और लघु मतलब छोटा। तो बड़ा शिलालेख और छोटा शिलालेख। ठीक है। शिलालेख को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए ऐसे ही स्तंभ लेख को भी 2 भागों में बांटा गया है। स्तंभ लेख जो खुले पत्थरों पर लिखवाया हुआ लेख हुआ करता था, तो इसको भी शिला स्तंभ लेख और दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, यानी छोटा स्तंभ लेख और बड़ा स्तंभ लेख और छोटा स्तंभ लेख, 2 भागों में इसको भी लिखवाया गया था। और गुहालेख जो मैंने बताया कि दीवारों पर लिखाया करता था। तो देखिए ये चीज़ें आपको बिल्कुल रट लेनी है और बिल्कुल आपको याद रखनी है कि अशोक ने अपने जो मैसेज है उसको 3 माध्यमों से लोगों के पास भेजा था।
और लोगों को भेजने की कोशिश किए थे, जिसमें शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिला और स्तंभ में दो दो भाग हैं, दीर्घ और लघु याद रखेंगे तो इनसे आप ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। तो आज हमारा ये जो 8वां चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इसमें हमने देखिए अशोक का धम्म जाना, अशोक का कलिंग युद्ध जाना, अशोक के बारे में जाना, और इसी के साथ हमने सबसे इम्पोर्टेंट वंश के बारे में जाना, बिंदुसार के बारे में जाना, बिंबिसार के बारे में जाना और संदेहवाहक, ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। ठीक है, तो देखिए आज का ये जो हमारा 8वां चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप पिछले वीडियो को भी देखते चलेंगे, जिससे कि आपको चीज़ें आराम से और बिल्कुल एक साथ समझ में आती रहें। ठीक है, देखिए अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं या फिर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपसे सीधे तौर पर यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बस अंतर होता है थोड़े से क्वेश्चन के लेवल में कि किस प्रकार का आपका एग्ज़ाम है, उसमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। बाकी जो देखिए जो चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप देखिए आपकी डेट तो नहीं चेंज होने वाली है। जो